हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और बढ़िया होंगे। जेटेट का तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जो है पहले खोटा के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट देखे हैं, 3-4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज हम लोग क्या है कि एक उसी के अंतर्गत खोटा में ही हम लोग एक अलग टॉपिक ले रहे हैं, जो कि है खोटा के साहित्यकार। ठीक है। इम्पोर्टेंट जो भी साहित्यकार खोटा में रहे हैं उन सभी का हम लोग जीवन परिचय देखेंगे, है ना। उनकी जो साहित्यिक यात्रा है और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं, उन सभी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है। तो उसमें से आज हम लोग एक साहित्यकार को लिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। ठीक है। इसका उपनाम है उपनाम जो है वो है व्याकुल जी। और भी उपनाम है, हम लोग देखेंगे। इसका जो नाम है भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ठीक है। इसका उपनाम हो गया व्याकुल। ठीक है। इसका हम लोग जीवन परिचय देखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम में क्या उनकी योगदान रही। ठीक है, उनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद आ, कालजयी साहित्य यात्रा, मतलब उनके साहित्य में क्या क्या योगदान रहा, उन सभी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये है खोटा साहित्यकार। ठीक है। जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम में जो है बेसिकली 4-4 5-5 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो उसी से हम लोग आज देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट जो साहित्यकार रहे हैं, ठीक है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी, तो उन्हीं से रिलेटेड उनका जो जीवन परिचय है उसको हम लोग आज देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। चलिए देखते हैं आज हम लोग भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का जो व्यक्तिगत परिचय है और उसका जो पृष्ठभूमि है उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं उसका जो सामान्य परिचय है वो क्या है। देखिए इनका जो बेसिकली मूल नाम है वो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ठीक है, मूल नाम ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ठीक है। चलिए इनकी जो उपनाम है इनका वो है व्याकुल। व्याकुल, है ना। इसको ग्रीडवी बोला जाता है या फिर राष्ट्रीय कवि, है ना। 3 इनके उपनाम है, याद रखिएगा। उपनाम जो है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये याद रखना है। चलिए इनका जो जन्म है वो जन्म तिथि भी पूछा जाता है 17 मार्च 1908, जो कि महथाडी, ठीक है ना, माथाडी नहीं महथाडी होगा, गिरिडीह में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु है वो है 17 सितंबर 1984, यानी टोटल जो है 76 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है। 76 वर्ष तक ये जीवित रहे। और इनका जो वर्तमान में घर था वो विष्णुगढ़, जो कि हजारीबाग जिले में पड़ता है। ठीक है। तो सामान्य परिचय हम लोग देख लिए। इनका मूल नाम जो है भुवनेश्वर दत्त शर्मा, है ना। उपनाम राष्ट्रीय कवि हो गया, गिरिडीह हो गया, व्याकुल, ये सब हो गया। 17 मार्च 1908, ठीक है, माताडी गिरिडीह में इनका जन्म हुआ। मृत्यु हो गया 17 सितंबर 1984। याद रखने वाला पॉइंट है, ये सब याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है वो क्या रही, मतलब उनके पिताजी, दादाजी या जो भी उनके जीवन में जिनका योगदान रहा है उन सभी के बारे में। उनका जो पिताजी उनके थे वो थे पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय। ठीक है, पिताजी का नाम याद रखिएगा, पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय। दादाजी का भी यहाँ पे उनकी योगदान रहे हैं, बहुत सारा योगदान उनके दादाजी का रहा है, तो याद रखिएगा पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय उनके दादाजी का नाम। ठीक है। माता जी का नाम है शांति देवी, पत्नी सरस्वती देवी जो कि हरिजन थी, और इन्होंने जो है अंतर्जातीय विधवा विवाह किया था। ठीक है। और इनका जो कुछ विशेष है वो क्या था, विवाह समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह उपस्थित थे। ठीक है, याद रखिएगा। ये जो भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी हैं उनकी विवाह समारोह में बिहार के जो मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री उस टाइम, वो उपस्थित थे। ठीक है। तो पिता हो गए पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय, दादाजी पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, माता का नाम हो गया शांति देवी और पत्नी का नाम सरस्वती देवी। ठीक है। चलिए ये रहा इसका पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामान्य परिचय हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में शिक्षा। ठीक है। और कर्म क्षेत्र, साथ ही साथ मार्गदर्शन उनका क्या रहा, कैसे रहा, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि प्रारंभिक जीवन जो है, यानी 8 माह की अल्प आयु में पिता का निधन हो जाता है। ठीक है, यानी भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के पिता का जो है निधन हो जाता है। आजा से मतलब कि दादाजी, है ना। दादाजी कौन थे आप देख सकते हैं, यहाँ आप लोग पिछले स्लाइड में देखे हैं, पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। तो उन्हीं से जो है आजा से संस्कृत और व्याकरण सीखे हैं। ठीक है, यानी प्रारंभिक जीवन में आप देख लिए कि दादाजी से उन्होंने संस्कृत और व्याकरण सीखे हैं।
शिक्षा कहाँ तक हुई थी? 5वीं क्लास के बाद यानी 11 वर्ष की उम्र में घर छोड़ करके वो कहाँ चले गए? काशी चले गए और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, यानी कि 11 वर्ष की अवस्था में 5वीं क्लास के बाद वो जो है घर छोड़ करके काशी चले जाते हैं और वहाँ से जो है आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की है। उच्च शिक्षा जो है उन्होंने बीए और तथा डिप्लोमा इन ऑफिस प्रोड्यूसर के रूप में इनकी जो उच्च शिक्षा है वो हुई है। ठीक है, कर्म क्षेत्र देखिए, इन्होंने जो है कार्य किए हैं बोकारो स्टील प्लांट में ऑपरेटर पद पर जो है ये कार्यरत थे और काम किए हैं। ठीक है, राजनीतिक गुरु जो है इनके महात्मा गांधी रहे हैं। ठीक है, तो यानी भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी रहे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में ये है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जैसा कि आप जानते हैं, ये स्वतंत्रता संग्राम में इनकी महत्वपूर्ण योगदान रही है। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या वो योगदान कहाँ पे किए हैं। देखिए 1925 में जब वे 17 वर्ष की अवस्था में थे, 17 वर्ष की उनकी उम्र थी, तो महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी इनकी रही है। ठीक है, यानी 1925 में। उसके बाद 1930 में वो जेल चले गए और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल गए 1930 में, याद रखिएगा, जहाँ प्रसिद्ध साहित्यकार कौन? राम वृक्ष वेनीपुरी से भेंट हुई। ठीक है, कब? 1930 में जब जेल गए तो वहाँ पे राम वृक्ष वेनीपुरी, जो कि हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं, उनसे उनकी भेंट हुई और वहाँ उन्होंने कैदी पत्रिका का संपादक भी किए। ठीक है, उसके बाद देखिएगा राम नारायण सिंह से जुड़ाव था इनका। हजारीबाग के कांग्रेसी नेता और प्रथम सांसद रहे हैं राम नारायण सिंह, और वही इन्हें जो है क्या कह के पुकारे थे? तो राष्ट्रीय कवि जो है कह करके पुकारे थे। किनको? भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को। ठीक है, राष्ट्रीय कवि कौन कहे थे? तो प्रथम सांसद हजारीबाग के और कांग्रेसी नेता थे राम नारायण सिंह, याद रखिएगा। 1940 के अधिवेशन में, यानी 1940 के ऐतिहासिक रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो है इन्हें सौंपी गई थी। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को जो है बहुत सारी जिम्मेदारियां, जब 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसमें इनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ठीक है, तो ये रही उनकी स्वतंत्रता संग्राम में कुछ भागीदारी योगदान। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं साहित्यिक रचनाएं। एक सेकेंड, हाँ, साहित्यिक रचनाएं और पत्र पत्रिकाएं, क्या कौन कौन से जो है उनका साहित्यिक रचना रहा, कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं उन्होंने प्रकाशित किए, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पत्रिकाएं एवं संपादन। तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है बन जाता है, पूछा जाएगा प्रताप जो है वो पत्रिका वो किनके द्वारा संपादित की गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो इम्पोर्टेंट है ये सब, है ना। प्रताप हो गया, वर्तमान हो गया, कर्मवीर, लोकमान्य, विश्वामित्र, पंच, जनता, है ना, उसके बाद फिर जनता और बहुत सारा है ना, जनता और जागृति है, सफ़र, ये समर नहीं होगा, सफ़र का साथी, छोटा नागपुर, हिंदू, है ना, बालक, जागृति, ये सभी पत्रिकाएं से जो है इनका जुड़ाव रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये जो है उन यही सब पत्रिकाएं को जो है प्रकाशित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब। अब देखिए खोरठा साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग खोरठा पे फोकस किए हैं, खोरठा के बारे में इनकी जो साहित्यकार परिचय है वो देख रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, है ना। वो है किसानों की आवाज़, है ना, गीत मादल, जो कि 1950-51 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद है सुखद खोरठा साहित्य कुटीर, जो कि बिशुंगढ़ के संपादक थे, आधुनिक खोरठा साहित्य के बुनियादी स्तंभ रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, किसानों की आवाज़, ये हो गया। उर्दू एवं अन्य रचनाएं, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कलाम ये व्याकुल। ठीक है, कलाम ये व्याकुल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद तराना ये व्याकुल, हुस्न ये इश्क, फलक से, ये सभी रचनाएं जो है उर्दू और हिंदी एवं खोरठा तीनों भाषाओं में जो है ये प्रकाशित हुई है। ठीक है, तो ये रहा उनका साहित्यिक परिचय। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और क्या महत्वपूर्ण है। देखिए महत्वपूर्ण जो पुस्तक थी इनकी वो थी ये, है ना, कलाम ये व्याकुल, उन्हीं के बारे में कुछ हम लोग विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। देखिए कलाम ये व्याकुल एवं सम्मान,
ठीक है। अनेक किताब भी लिखे थे और उनको जो पुरस्कृत किया गया, कुछ सम्मान मिला, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, कलाम ये व्याकुल जो ये किताब है, साहित्य है, वो उनका प्रकाशन 1939 में, है ना, 1939 में उर्दू कविता संकलन कलाम ये व्याकुल बिशुंगर से प्रकाशित हुई। ठीक है। इसका मूल्य पूछा जाता है कहीं कहीं 75 पैसा यानी 12 आना था, और उनकी जो भूमिका है वो रामनारायण सिंह के द्वारा, ठीक है, की गई थी। भूमिका में ये महत्वपूर्ण योगदान था। तो याद रखिएगा, कलाम ये व्याकुल का जो प्रकाशन है वो 1939 में हुई थी। अंग्रेज सरकार द्वारा इसको जो है 1943 में जब्त कर लिया गया था। ये जो पुस्तक है कलाम ये व्याकुल, उसको जब्त कर लिया था अंग्रेज सरकार ने, और इसकी जो तीव्र राष्ट्रीय चेतना से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने 1943 में इसे जला दिया था। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है देशभक्ति से रिलेटेड बहुत सारे जो है इसमें रचना की गई थी, जो कि अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार ने इसे 1943 में इसको जला दिया उसी कारणवश। तो इसका जो पुरस्कार, इसे जो कुछ सम्मान दिए गए वो है मरणोपरांत सम्मान मिला है 1989 में इन्हें प्रतिष्ठित श्रीनिवास पानूरी सम्मान, याद रखिएगा, श्रीनिवास पानूरी सम्मान 1989 में जो है किसको, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी को मिला है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो इनके बारे में बताया गया है। व्याकुल उपनाम उर्दू भाषा में लिखी गई शर्मा जी की राष्ट्रीय कविताएं देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। ये कवि राष्ट्रीयता और इसमें कूट कूट के भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन बोले, माखनलाल चतुर्वेदी महान राष्ट्रीय कवि रहे हैं, तो वही जो है इनको राष्ट्रीय कवि, वैसे तो राष्ट्रीय कवि इन्हें कांग्रेसी नेता रामनारायण सिंह बोले हैं। ठीक है, तो ये भी जो इनका जो कथन है वो किनके द्वारा दिया गया, माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। तो ये यहाँ पे आप लोग देख लिए महत्वपूर्ण चीज़। चलिए आगे हम लोग देखते हैं व्याकुल जी की कुछ प्रमुख काव्य पंक्तियाँ। ठीक है, कुछ पंक्ति दिए हैं काव्य पंक्ति। राष्ट्रीय चेतना कलाम ये व्याकुल, ये जो है पंक्ति है। इसमें पंक्ति में याद रखिएगा, कभी कभी पंक्ति भी पूछा जाता है, नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम लें, वरना अच्छा है कि बस सर कटा कर के दम लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये इसकी जो है कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं। और एक और है जो कि प्रगतिशील खोटा काव्य हवा महल। ठीक है, यानी ये जो प्रगतिशील विचारधारा के थे उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे एक पंक्ति लिखे थे, है ना, एक वाक्य लिखे थे, हमर बाबू हमर सोना। ठीक है, सोता नहीं सोना होगा, और हमर सुगा पढ़े गेल सुनगे अकली सुनगे खगिया आज करेजा उच भेल। ठीक है, मतलब हमर बाबू हमर सोना हमर सुगा पढ़ने के लिए गया है। ठीक है, तो सुनगे अकली सुनगे खगिया सभी को बता रहे हैं कि आज हमार करेजा उच भेल, क्योंकि पढ़ने गया। ठीक है, हाथें पोथी डंडे धोती मथे तेल, है ना, ठुमुक ठुमुक हमर बाबू स्कूल पढ़े गेल, पढ़े नहीं होगा पढ़े गेल। तो ये जो है उनकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ रही, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग, तो ये रहा जो है महत्वपूर्ण भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का महत्वपूर्ण जीवन परिचय। ठीक है, जो कि इनका जीवन परिचय जो है वो पारितोष प्रजापति के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हम लोग छोटे छोटे वीडियो में हर एक दिन एक साहित्यकार को देखेंगे, उनका जो इम्पोर्टेंट कृति रही है उन सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग जो है आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से जेटेट का तैयारी करें। ठीक है, धन्यवाद।